आज हम लोग जो है बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है पावर शेयरिंग। गाइस, पावर शेयरिंग को हिंदी में हम लोग जो है सत्ता की साझेदारी कहते हैं। क्या नीड है, क्यों पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, सत्ता की साझेदारी करना क्यों जरूरी है, इस टॉपिक पे बात करते हुए मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए किसी देश या किसी राज्य का जितना भी पावर है, सारी शक्तियों का मालिक कोई एक व्यक्ति या कोई एक समूह हो जाए तो फिर क्या आप उससे आशा कर सकते हैं कि वो न्याय व्यवस्था सही से चलाएगा? हो सकता है कि वह निरंकुश हो जाए, उसके अंदर क्रूरता आ जाए, उसके अंदर घमंड आ जाए, सारे पावर उसी के हाथों में निहित हो जाए, तो वो जो है कुछ भी कर सकता है, उसको जो है किसी तरह का कोई भय नहीं रहेगा। तो इसीलिए जो है पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। कोई भी लोकतांत्रिक राज्य देश है तो उसके लिए जो है सत्ता की साझेदारी बहुत जरूरी है। आइए ओवरव्यूज में हम लोग जानते हैं गाइस, इसका परिचय पहले लेते हैं। क्लास 9th में हम लोगों ने कुछ चीज पढ़ा है। हम लोगों ने क्लास 9th में जो पढ़ा है कि देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द एनी गवर्नमेंट, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये तीन जो है किसी भी सरकार के जो अंग हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 9th में। इसके आगे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ाई करेंगे। विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। इस चैप्टर में, इस अध्याय में जो है हम लोग रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। पिछले साल क्लास 9th में जो हम लोगों ने लोकतंत्र की एक यात्रा शुरू की थी, उस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। We noted last year that in a democracy, all power doesn't rest with any one organ of government. पिछले साल हम लोगों ने पढ़ा था कि लोकतंत्र में जो है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहीं भी हो, कहीं भी लोकतंत्र है, तो सारी शक्तियां जो है, सारी ताकत किसी एक अंग तक, सरकार के किसी एक अंग तक सीमित नहीं रहती। An intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to the design of a democracy. ये जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच की पूरी समझ के साथ, पूरी सूझबूझ के साथ सत्ता को जो है विकेंद्रित कर देना, एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर एमंग दिस, इनके बीच जो है पावर को जितने भी है उसको सही से शेयर कर देना, डाल देना, विकेंद्रित कर देना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिजाइन ऑफ डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र के लिए जो है बहुत जरूरी है, लोकतंत्र के कामकाजी के लिए बहुत जरूरी होता है। इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स, इस अध्याय में और आगे के भी 2 अध्यायों में, इस अध्याय के साथ साथ आगे के भी 2 अध्यायों में, वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। ये जो पावर शेयरिंग का आइडिया है, जो सत्ता के बंटवारे की सोच विचार है, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। वी स्टार्ट विथ 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। हम लोग इसको जो है शुरू करेंगे बेल्जियम और श्रीलंका के 2 कहानियों से। ये चैप्टर जो है आपका, दिस चैप्टर इज एक्चुअली वेरी इजी चैप्टर गाइज। तो इसमें हम लोग बेल्जियम और श्रीलंका की कहानियों से शुरू करेंगे। बोथ दिस स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग। ये बेल्जियम और श्रीलंका की जो दोनों कहानियां हैं, ये इस चीज को बताती है कि जो विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां हैं, उसमें पावर शेयरिंग जो है, सत्ता की जो साझेदारी है,
उसकी किस हद तक जरूरत है, डिमांड है, मांग है। The stories yield some general conclusions about the need for power sharing in democracy. इन कहानियों से, इन घटनाओं से जो है यह समझने में भी हमको मदद मिलेगा कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की क्या जरूरत है, क्या नीड है जो है पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। इसके बारे में भी हमको जानकारी मिलेगी, जानने को मिलेगा। This allows us to discuss various forms of power sharing that will be taken up in the following 2 chapters. इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों के बारे में, फॉर्म्स के बारे में भी हम बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में जो है, जो आगे के चैप्टर के अलावा जो आगे के 2 अध्याय हैं उसमें की गई है। तो आइए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बेल्जियम एंड श्रीलंका इसका फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है गाइस। यहां से कह रहे कि बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। यूरोप का बहुत छोटा सा देश है, स्मॉल कंट्री है बेल्जियम। स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। यह क्षेत्रफल में जो हमारे देश का जो हरियाणा है उससे भी कम क्षेत्रफल का है, उससे भी जो है छोटा है। इट हैज बॉर्डर विथ फ्रांस, द नीदरलैंड, जर्मनी एंड लक्समबर्ग। यह जो है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से सटा हुआ है, ये लगा हुआ है। इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ लिटल ओवर 1 करोड़। इसकी जो जनसंख्या है गाइस वो 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है। अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। जो अपना हरियाणा का पॉपुलेशन है उसका लगभग आधा। गाइस अपने हरियाणा का जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ जो है 54 लाख के समथिंग में है। तो उस पॉपुलेशन से लगभग हाफ है। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ये जो छोटा सा जो ये देश है बेल्जियम, इसका जो एथनिक कंपोजिशन है गाइस, द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इसकी जो जातीय बनावट है वो बड़ी जटिल है। देश तो छोटा है लेकिन इसकी जातीय बनावट जटिल है। तो कैसे जटिल है इसको देखेंगे अभी हम। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन। फ्लेमिश इलाके में वहां पूरे जो कंट्री का पॉपुलेशन है उसके 59% लोग, 59% लोग जो है वहां रहते हैं। कहां पे? फ्लेमिश में। एंड स्पीक्स डच। और क्या बोलते हैं वे लोग? डच बोलते हैं गाइस। डच जो है डच का जो है भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं, डच लैंग्वेज का। अनदर 40% पीपल लिव्स इन द वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। बाकी के जो 40% लोग हैं वे वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और वे लोग फ्रेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेंच। ये दिया हुआ है इसमें देख सकते हैं। तो कितना हो गया? 99 हो गया, 1% बचा हुआ। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन। शेष 1% जो लोग होते हैं वहां के जो हैं वे लोग जर्मन बोलते हैं। वे लोग जर्मन भाषा का प्रयोग जो है अपने बोलचाल में करते हैं गाइस। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच while 20% आर डच स्पीकिंग। इसकी जो राजधानी है, बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स में है और वहां पे 80% लोग जो है वे फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग जो हैं वे आपके डच बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा गाइस। अभी ऊपर हम लोगों को मिला क्या
कि पूरे कंट्री में 59% लोग जो है सिर्फ डच भाषा बोलने वाले हैं, 59। उसके बाद से 40% जो हैं वे लोग फ्रेंच बोलने वाले हैं, 1% जर्मन बोलने वाले हैं। लेकिन वहां के कैपिटल की बात करें, वहां की राजधानी की बात करें ब्रुसेल्स में, वहां 80% लोग जो है फ्रेंच बोलते हैं और बाकी के जो है 20% लोग जो है वो डच बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज आप देखिएगा, परसेंटेज यहाँ ये अलग हो गया। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो वहां फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, जो जो अल्प मत में है, जो अल्पसंख्यक के रूप में है, कहां पे? बेल्जियम में। वे लोग तुलनात्मक रूप से बात की जाए तो वे ज्यादा ताकतवर और समृद्ध हैं, रिच एंड पावरफुल हैं। संख्या में कम है लेकिन दे आर रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। दिस वाज resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसीलिए है कि वहां पे बहुत बाद में जाकर एजुकेशन और यह डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाए तो वहां पे बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ इनको डच भाषा बोलने वालों को मिला। इसीलिए जो है इस स्थिति से डच वालों को नाराजगी थी कि भाई हम ज्यादा संख्या में हैं और उनको जो है बहुत बाद में अधिकार मिले हैं, इसीलिए उनके अंदर ये नाराजगी भरी हुई थी। This led to tension between the Dutch speaking and French speaking communities। इससे हुआ क्या कि जो डच बोलने वाले लोग और फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, दोनों के बीच जो है टेंशन हो गया, तनाव उत्पन्न हो गया। इससे जो है इस घटना से तनाव हुआ दोनों के बीच। ड्यूरिंग द 1915 एंड 1960s, 1950 1960 के दशक में ऐसा हुआ कि डच बोलने वाले समूहों में और फ्रेंच बोलने वाले दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वर मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। ये दोनों समूहों के बीच का जो तनाव था वो ब्रुसेल्स में सबसे तीखा था, सबसे ज्यादा जो है वहां पे एक्यूट कंडीशन था। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। ब्रुसेल्स जो है एक बहुत विशेष तरह का ये प्रॉब्लम दिखा रहा था, एक समस्या देश के लिए दिखा रहा था। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। कि डच बोलने वाले जो लोग थे वे लोग संख्या के हिसाब से बात किया जाए तो वो ज्यादा थे, लेकिन समृद्धि के मामले में बात किया जाए, उनके धन दौलत के बारे में बात किया जाए तो वे लोग कमजोर और अल्पमत थे। इस तरह की बातें थी वहां पे। इस बात को लेकर ही एक तनाव था। भारत में भी इस तरह का एक तनाव उत्पन्न हुआ था। आपको मंडल कमीशन पढ़ेंगे आप, पता चलेगा। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। आइए इस स्थिति की तुलना जो है एक दूसरे देश से भी किया जाए। ये तो बेल्जियम की घटना हो गई, आइए दूसरे देश से भी इस स्थिति की तुलना किया जाए। श्रीलंका इज एन आइसलैंड नेशन। श्रीलंका जो है एक द्वीपीय देश है, चारों तरफ से जो है ये समुद्र से घिरा हुआ है गाइस, श्रीलंका। इसके बारे में बात किया जाए, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है अपना, उस तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर ही दूर पर श्रीलंका है। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। इसकी जो जनसंख्या है, इसका जो पॉपुलेशन है गाइज
वो लगभग 2 करोड़ है। 2 करोड़ पॉपुलेशन जो है यहाँ का है, श्रीलंका का है, लगभग हरियाणा के इक्वल ही हुआ। 2 करोड़ 54 लाख जो है हरियाणा का है, लगभग इक्वल। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। जो दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह बात किया जाए, लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, जो साउथ एशिया रीजन जो है दक्षिण एशिया क्षेत्र के अन्य राज्यों की तरह बात किया जाए, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका की भी जो आबादी थी उसमें कई जातियों के लोग रहते थे, वहां भी डाइवर्सिटी थी। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हला स्पीकर्स। वहां पे जो सबसे बड़ा सोशल ग्रुप्स था, जो सामाजिक एक समूह था, वो कौन था? तो वहां पे था वो सिन्हला स्पीकर्स, जो सिन्हली लोग थे, जो सिन्हला बोलते थे, अपनी भाषा में प्रयोग करते थे, 74%। एंड द तमिल स्पीकर्स, उसके बाद तमिल लोगों का था, वे 18% थे वहां पे। श्रीलंका की बात हो रही गाइज। एमंग तमिल देयर आर 2 सब ग्रुप्स। तमिल जो स्पीकर्स थे उसमें भी 2 समूह था, 2 भाग था। तमिल नेटिव्स ऑफ कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, जो वहां के जो निवासी थे, जो मूल निवासी थे, तमिल नेटिव्स ऑफ कंट्री थे, जिसको श्रीलंकन तमिल कहा जाता है, जो कि 13% थे। 18 में 13% सिर्फ श्रीलंकन तमिल थे वहां पे। और उसके बाद से द रेस्ट हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। और बाकी जो थे 5%, 13% यहां हो गए, 18 में से 13 हो गए, 5 बच गए। 5% जो थे वे लोग कि जो वो वहां के नेटिव नहीं थे, उनके जो पिता, उनके जो फोर फादर्स, जो पूर्वज थे, वे भारत से आए हुए थे, वहां लाए गए थे। जो कॉलोनियल पीरियड था, जब औपनिवेशिक शासन व्यवस्था थी, उस समय वहां के लोग जो है भारत से लाए गए थे। काय के लिए? तो बगानों में काम करने के लिए, प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में लाए गए थे। इनको जो है इंडियन तमिल्स कहा जाता है। ये 5% वहां पे गाइस। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, मैप में आप देख सकते हैं, मैप है, अभी मैप में आपको दिखा रहा हूं। श्रीलंकन तमिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कंट्री। जो श्रीलंकन तमिल हैं, आप ये देख सकते हैं। ये तो मैप जो है आपका, ये बेल्जियम का मैप है। श्रीलंका का मैं दिखाऊं, यहाँ है गाइस, देख सकते। ये जो है आप यहाँ देखिएगा, ये सिन्हल्स हैं, ये तो पूरा है एकदम भरा हुआ 74%, ठीक है। ये श्रीलंकन तमिल्स, यहाँ श्रीलंकन तमिल्स है, और ये जो ज्यादा डार्क है ये इंडियन तमिल्स हैं, और बाकी जो लोग हैं ये मुस्लिम्स हैं जगह जगह पर। ये यहाँ पे देखिए इंडियन तमिल्स है, तो इंडियन तमिल्स, ये सब श्रीलंकन तमिल्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ। तो कह रहे हैं क्या, श्रीलंकन तमिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। जो श्रीलंकाई तमिल हैं, वे, आप नक्शे को देखेंगे तो पता चल रहा है उसमें कि मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं, वहां रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द सिन्हल्स स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। जो सिन्हली भाषा बोलने वाले लोग हैं उसमें से बहुत सारे लोग, अधिकतर लोग जो हैं वे बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध की विचारों को मानने वाले हैं, बौद्ध धर्मी हैं। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स। जबकि तमिल भाषी में कुछ लोग जो हैं वो हिंदू हैं, तो कुछ लोग क्या हैं, मुस्लिम हैं, तमिल बोलने वालों में। वहां पे आप देख सकते हैं। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हला।
लगभग वहां 7% क्रिश्चियन लोग हैं जो कि तमिल भी बोलते हैं और सिंहला भी बोलते हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। जरा सोचिए आप किस स्थिति में, ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है जहां इतना जो है डाइवर्सिटी दिखाई दे। इन बेल्जियम the Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population. बेल्जियम में जो डच भाषी लोग हैं अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं वे थोप सकते थे। चूंकि डच बोलने वालों की संख्या, ये डच कम्युनिटी की संख्या तो वहां ज्यादा थी, तो वे लाभ ले सकते थे। They could take advantage of its numeric majority, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा थी। This would push the conflict among communities further. इससे क्या होता, इन कम्युनिटी के बीच जो है एक लड़ाई और बढ़ जाती, जो लड़ाई है वो और बढ़ जाती और गाढ़ी हो जाती। This could lead to a very messy partition of the country. इससे देश जो है वो बढ़ जाता, ये देश के बंटवारे की बात हो जाती, एक तनाव हो जाता, यहाँ पे एक पार्टीशन की बात आने लगती। यदि इस तरह का होता, ज्यादा संख्या वाले लोग जो है अपना दबदबा दिखाने लगे, अपना फोर्स देने लगे, तो बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स। दोनों पक्ष जो है ब्रुसेल्स पे अपना अपना दावा ठोकते। इन श्रीलंका the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. उसी तरह की घटना श्रीलंका में भी होती, क्योंकि सिंहला आबादी वहां अधिक थी, तो बहुमत था उसका, ज्यादा थे वे लोग, तो वे लोग भी अपनी मनमानी चला सकते थे। And it could impose its will on the entire country. ये लोग अपने जो देश में अपनी मनमानी चला सकते थे, ऐसा भी हो सकता था क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा थी। तो नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दिस कंट्री। अब आइए देखते हैं कि असल में दोनों देशों में हुआ क्या। भाई कम्युनिटी विशेष वाले लोग जो ज्यादा थे, क्या उन लोगों ने ऐसा किया क्या? क्या उन लोगों ने जो है एडवांटेज लिया? तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या हुआ श्रीलंका एंड बेल्जियम में। लिख रहा है कि मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। वेरी नाइस। इसको वेरी नाइस नहीं कहा जाएगा गाइज, क्योंकि वहां पे बहुसंख्यवाद की बातें आ गई कि भाई ज्यादा मेजोरिटी में यदि जो है, जैसे कि आप जानते हैं श्रीलंका में हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे ज्यादा में वहां जो है सिन्हल कम्युनिटी के लोग थे, तो बहुसंख्यवाद आ गया। थोड़ा सा देखते हैं यहाँ जो है बेल्जियम में कौन सी घटना घटी है। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, ये अच्छी बात हुई है। यहाँ पे जो है समझदारी का प्रयोग किया गया है। बेल्जियम में जो है श्रीलंका की तरह ना समझदारी का प्रयोग नहीं किया गया। तो आइए देखते हैं क्या हुआ पहले श्रीलंका में, उसके बाद से बात करेंगे हम बेल्जियम में क्या हुआ। कह रहा है कि श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ गाइस। और फिर क्या घटना घटी। The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. अपने मेजोरिटी के गुण के आधार पे, देखिए अपनी संख्या के बल पे, अपने संख्या के बलबूते जो वहां सिन्हला समुदाय के जो भी नेता थे, वे शासन पर जो है वो अपना प्रभुत्व जमाना चाहे। साउथ टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट, शासन पे अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास उन लोगों ने किया, सिन्हला समुदाय के लोगों ने। किस आधार पर? बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी, अपने संख्या के आधार पे, बहुसंख्या होने के आधार पे, जो कि अच्छा नहीं था। एज ए रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy.
अब इसका परिणाम क्या हुआ गाइस, कि वहां की जो निर्वाचित सरकार थी, जो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित जो सरकार थी, उसने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए जो है बहुसंख्या प्रस्ती के तहत कदम उठाया। जो भी काम किया उसने, जो कदम उठाया, वो मेजोरिटेरियन मेजर्स के तहत उसने जो है पहल करने का प्रयास किया, न कि उसने फेयर डिसीजन नहीं लिया, उचित जो तरीका नहीं अपनाया। तो उसका सीधा था कि एस्टेब्लिश करो, सिंहला सुप्रीमेसी को वहां एस्टेब्लिश करना है, उस आधार पे उसकी प्रभुता कायम करने के लिए। इन 1956 an act was passed to recognize Simla as the only official language। 1956 ईस्वी में कानून बना जिसमें जो है तमिल भाषा को दरकिनार करके डिसरिगार्डिंग तमिल को जो है डिसरिगार्ड करके जो है उसको उसका अपमान करके उसको दरकिनार करके जो है सिंहली को एकमात्र जो है राजभाषा घोषित कर दिया गया। ये जो सिंहला जो है ये मात्र ऑफिशियल लैंग्वेज बना और तमिल भाषा को जो है वो उसको जो जगह नहीं दिया गया, उसको दरकिनार कर दिया गया। द गवर्नमेंट्स फॉलोड preferential policies that favored Sinhala applicants for universities, positions and government jobs। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में गए सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चलाई गई। वहां पे जो सरकार थी उसने जो है ये पॉलिसी शुरू करने लगी, उनको जो है प्राथमिकता देने लगी, प्रेफरेंस देने लगी। किसको? सिंहला समुदाय को, जो सिंहला एप्लीकेंट्स से जो आवेदक थे उन लोगों को जॉब्स वगैरह, जो ये भी अच्छा नहीं था। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। नए संविधान में भी मतलब यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दे, जबकि वह बुद्ध के अलावे और भी तो लोग थे, बुद्ध को मानने के अलावे और भी तो लोग थे वहां। लेकिन नहीं, मतलब द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर, सरकार जो है वो संरक्षण देगी, बढ़ावा देगी, किसको? ओनली बुद्धिज्म। इस तरह का काम वहां होने लगा। कहां पे? श्रीलंका में। ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर्स gradually increase the feeling of alienation among the श्रीलंका तमिल्स। एक एक करके जो ये सरकार के फैसले जो आने लगे, उसने श्रीलंकाई तमिलों, जो तमिल बोलने वाले लोग थे, उनमें जो है नाराजगी पैदा करने लगा उसने, और वहां की सरकार को लेकर जो है, वहां के शासन प्रशासन को लेकर, गवर्नमेंट को लेकर जो है उनके अंदर बेगानापन आने लगा। किनके अंदर? ये जो श्रीलंकाई तमिल्स थे, इनके अंदर बेगानापन आने लगा कि इन लोगों का जो रवैया है वो ठीक नहीं है, किसी विशेष कम्युनिटी विशेष को लेकर चल रहा है, समुदाय विशेष को लेकर चल रहा है। They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture। मतलब उनको लगा, उन्होंने महसूस करना शुरू कर दिया कि ये उन्होंने महसूस करना शुरू कर दिया कि नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिंहला लीडर्स, जो भी बौद्ध धर्म को मानने वाले बुद्धिस्ट सिंहला जितने भी नेता हैं, जो भी राजनीतिक दल्स हैं, पॉलिटिकल बुद्धिस्ट सिंहला लीडर्स वाज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स, वे उसके जो है भाषा और संस्कृति को लेकर वे सभी लोग असंवेदनशील हैं।
उनके अंदर जो है हमारी भाषा, तमिलों को ऐसा लगने लगा कि तमिल लोगों की भाषा और उनके कल्चर से जो है उनको प्रेम नहीं है, उनको लगाव नहीं। They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights। उन्होंने महसूस किया कि संविधान और सरकार की नीतियां जो है उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। वो डिनाइड कर रही है क्या चीज से? तो इक्वल पॉलिटिकल राइट से ये जो है उनको वंचित करने का काम कर रही है। Discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interests। और नौकरियों में तथा अन्य कोई भी अवसर हैं, अन्य कोई भी काम है उसके उन लोगों के साथ जो है उसमें भेदभाव किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। As a result, the relations between the Sinhala and Tamil communities strained over time। इसका परिणाम हुआ गाइस, इसका बहुत बुरा परिणाम हुआ, इसका दुष्परिणाम हुआ। क्या दुष्परिणाम हुआ कि जो सिन्हली और तमिल समुदाय के बीच का जो संबंध था वो बिगड़ते चला गया। क्या होते चला गया? वो बिगड़ते चला गया। उनके बीच का संबंध बिगड़ने लगा। The Sri Lankan Tamils launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language। जो श्रीलंकाई तमिल थे उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टियां बना ली और तमिल को राजभाषा बनाने के लिए for regional authority and equality of opportunity in securing education and jobs। क्षेत्रीय स्वायत्ता दिलाने के लिए, हासिल करने के लिए तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग करने लगे। मांग को लेकर वे सभी लोग जो है संघर्षशील रहने लगे, स्ट्रगल करने लगे। जो भी पार्टियां बनी ये सारी पार्टियां जो है स्ट्रगल करने लगी कि भाई सिर्फ आप ही का क्यों चले, हमारे तमिल को भी राजभाषा में जगह दिया जाए, हमको भी जो है रीजनल ऑटोनॉमी दिया जाए, क्षेत्रीय स्वायत्ता हासिल करने दिया जाए। और जो भी सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स हैं, जो शिक्षा की बात है, जो नौकरी की बात है, उसमें भी अवसर की समानता हो, ये करने लगे। इसके लिए संघर्ष उन्होंने किया। But their demands for more autonomy to provinces populated by the Tamils was repeatedly denied। लेकिन उनकी जो ये मांग थी, जहां पे तमिलों की आबादी वाले इलाके में जो उनकी स्वायत्ता की मांग थी, जो उसको लगातार रेपिटेडली जो है उसको इग्नोर किया गया, नकारा गया, डिनाइड किया गया कि नहीं आपका ये नहीं चलेगा, हम इसको नहीं मानेंगे। By 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Elam in northern and eastern parts of Sri Lanka। देखिए इसका क्या रिजल्ट निकलता है। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी जो है नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्टीज ऑफ श्रीलंका, उत्तर पूर्वी श्रीलंका में जो भी स्वतंत्र तमिल इलम बनाने की मांग को लेकर जो है अनेक राजनीतिक संगठन बने। चलिए अब आप हमारी बात नहीं मानेंगे, यदि आप नहीं चाहते कि हमको भी हमारा हक अधिकार मिले तो एक काम कीजिए कि एक स्वतंत्र जो है तमिल राज्य दे दीजिए। यदि आपको हमारी मांग अच्छी नहीं लग रही है तो फिर हम अलग रहेंगे, हम आपके साथ नहीं रह सकते।
इस तरह इस डिमांड को लेकर जो है सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड। फिर क्या हुआ गाइज, द डिस्ट्रक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। यह जो है दो समुदाय के बीच का यह जो टकराव था, ये वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट जो है गृह युद्ध में बदल गया। इट सून टर्न्ड इनटू अ, वही सिविल वार में जो है बहुत विस्तृत हो गया और ये जो है सिविल वार के रूप में चेंज हो गया, गृह युद्ध के रूप में बदल गया। गृह युद्ध क्या होता है गाइज, किसी भी मुल्क में जो भी सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगने लगे तो उसको जो है सिविल वार कहते हैं, गृह युद्ध कहा जाता है। यू कैन सी हियर a violent conflict between opposing groups within a country that becomes so intense that it appears like a war. This is called the civil war. उसमें सरकार विरोधी जो तत्व हैं इस तरह का वो मतलब विरोध करने लगे कि एक लड़ाई की तरह, एक युद्ध की तरह दिखने लगे, तो इसको जो है सिविल वार के नाम से जाना जाता है। तो यही हुआ इसका दुष्परिणाम कि गृह युद्ध में परिणत हो गया, गृह युद्ध। As a result, thousands of people of both the communities have been killed. इसका परिणाम हुआ कि दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए, दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए। Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihoods. अनेक परिवार जो है मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। बहुत सारे परिवार जो हैं वो मुल्क से भाग के रिफ्यूजीज के रूप में रहने लगे। एंड मेनी मोर लॉस्ट देयर लिवलीहुड्स, बहुत सारे लोगों ने अपनी आजीविका जो है, उनकी जो रोजी रोटी है वो सब खत्म हो गई, सब उनका खो गया। वो कैसे जिए, कैसे रहें, क्या खाएं, क्या पिएं, ये सारे चीज खत्म हो गए और बहुत सारे लोग जो है रिफ्यूजी बन गए। You have read chapter 1 of economics textbook class 10th. 10वीं कक्षा का जो अर्थशास्त्र है, जो इकोनॉमिक्स है, उसके चैप्टर 1 में आपने पढ़ा है अबाउट श्रीलंकाज एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसमें आपने पढ़ा है कि श्रीलंका के जो वहाँ जो देश में आर्थिक विकास, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, एजुकेशन एंड हेल्थ, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में आपने उसका रिकॉर्ड पढ़ा है कि बहुत अच्छा है। बट द सिविल वार हैज caused a terrible setback to the social, cultural and economical life of the country. लेकिन गृह युद्ध का दुष्परिणाम यह हुआ कि मुल्क में जो है, मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफी परेशानियां पैदा हो गई। सिविल वार के कारण बहुत सारी परेशानियां उस मुल्क में होने लगी। इट एंडेड इन 2009, जो कि 2009 में खत्म हुआ गाइज। लेकिन अब हम जानेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम की समझदारी के बारे में। आइए हम बात करते हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम की समझदारी। श्रीलंका की तरह जो है बेल्जियम गाइज ना समझदारी का प्रयोग नहीं किया था। श्रीलंका में जो है बहुसंख्यावाद जो रहा, उस चीज को छोड़ते हुए बेल्जियम ने समझदारी का प्रयोग किया। द बेल्जियन लीडर्स टूक अ डिफरेंट पाथ। जो बेल्जियम के नेतागण थे उन्होंने जो है श्रीलंका से एक अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। दे रिकॉग्नाइज्ड द एक्सिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। जो बेल्जियम के लीडर्स थे उन्होंने क्षेत्रीय रूप से जो रीजनल डिफरेंसेस थे उसको और कल्चरल डाइवर्सिटीज, जो सांस्कृतिक विविधताएं थी
उनको उन्होंने क्या किया, पहचाना और उसको उन्होंने स्वीकार किया, बेल्जियम के जो लीडर्स थे। Between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. Between 1917 and 1993, 1970 और 1993 के बीच they amended their constitution 4 times. उन्होंने अपने संविधान में जो है ये 4 बार संशोधन किया। 1970 से 1993 के बीच उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, उसमें उन्होंने 4 संशोधन किए। किस बात को लेकर किए कि so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. इस बात को लेकर किया कि देश में रहने वाले जितने भी लोग, किसी भी आदमीपन को जो है बेगानेपन का एहसास ना हो, ऐसा ना लगे कि यह देश जो है बेल्जियम जो है उसका अपना देश नहीं है या उसके साथ जो है परायपन का व्यवहार किया जा रहा है, सभी मिलजुल कर रह सके। इसके लिए वहां के लीडर्स ने जो है 4 टाइम्स क्या किया, उसमें संशोधन करने का काम किया, संविधान में जो है संशोधन किया। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। यानी संविधान को संशोधन कर दिया कि भाई हमारे लोग बरकरार रहे, हमारे लोगों की वित्त की एकता अखंडता नहीं खत्म हो, लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। द अरेंजमेंट दे वर्कड out is different from any other country and is very innovative. उन्होंने जो भी काम किया, उन लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं की, वो बहुत ही कल्पनाशील है और कोई भी ऐसा देश नहीं कर पाया। कोई भी any other countries and is very innovative, बहुत कल्पनाशील है और अदर कंट्री जो है अदर कंट्री से अलग किया उन लोगों ने, कोई देश नहीं कर पाया। Here are some of the elements of the Belgium models. यहाँ जो है कुछ जानकारियां आप देख सकते हैं, उसमें कुछ खास बातें हैं बेल्जियम मॉडल्स की, कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जिसमें बेल्जियम की मॉडल्स हैं, आइए देखते हैं। तो देख सकते हैं आप, फर्स्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, वो इस बात को स्पष्ट कर दिया, उसमें ये प्रावधान बना दी गई कि जो फ्रेंच यानी केंद्रीय सरकार में जो है फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले, इन दोनों भाषी मंत्रियों की संख्या जो होगी वो क्या रहेगी, समान रहेगी। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट। Some special laws requires the support of majority of members from each linguistic groups. कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो, तभी जाके स्पेशल लॉज जो है वो बन सकते हैं। Thus, no single community can make decision unilaterally. इस प्रकार से होगा क्या कि कोई भी एक समुदाय के लोग जो है एक तरफा फैसला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां लॉज बनता है, वहां नया नियम बनता है, नया कानून बनता है। तो यदि इक्वल रूप से जो है दोनों को अधिकार रहेगा, दोनों कम्युनिटीज को अधिकार रहेगा किसी भी लॉ को बनाने में, तो वहां जो है किसी भी तरह का एक तरफा काम नहीं हो पाएगा। Many powers of the central government have been given to state governments of the two region of the country. केंद्र सरकार की बहुत सारी शक्तियां, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है टू गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, अनेक शक्तियां जो हैं वो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको दे दी गई, ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। यानी केंद्र सरकार की बहुत सारी शक्तियां जो हैं देश के जो
दो इलाकों की क्षेत्रीय सरकारें थीं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स थीं, उनको सुपुर्द की कर दी गई, उनको दे दिया गया। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो राज्य सरकारें रही थीं, वे केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं रहीं, वे उसके सबऑर्डिनेट नहीं रहीं, वो स्वतंत्र हो गई। ठीक है, इस तरह का प्रावधान वहां किया, यानी वहां अधीन नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है सबऑर्डिनेट के रूप में नहीं। अगला है ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल्स में जो है एक अलग सी सरकार है, एक सेपरेट गवर्नमेंट है। ब्रुसेल्स आप सबको पता है कि वो जो है कैपिटल है बेल्जियम की, तो वहां पे जो है एक अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। दोनों भाषाई जो है, दोनों भाषा को बोलने वाले फ्रेंच और डच, दोनों का समान प्रतिनिधित्व है। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government। सीधा सा बात हो गया कि फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व की इस प्रस्ताव को इसीलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। तो भाई जब डच जो जहां पे डचों की संख्या अधिक है, डच भाषियों की संख्या अधिक है, उन्होंने आपको बराबर का दर्जा दिया, फ्रेंच भाषियों को बराबर का दर्जा दिया, तो फ्रेंच भाषियों का भी कर्तव्य बनता है कि वे डच भाषियों को भी बराबर का दर्जा दें। क्योंकि ब्रुसेल्स में तो है ये फ्रेंच भाषी ज्यादा हैं, तो उनका भी कर्तव्य बन रहा था कि नहीं, हमको भी उनको बराबर का दर्जा देना है। इसीलिए जो है उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया, उस चीज को उन्होंने स्वीकार किया। ठीक है, आगे क्या है, अगला क्या है, आगे है कि अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, apart from the central and the state government, there is a third kind of government। केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है। कहाँ पे, बेल्जियम की बात हो रही है कि यहाँ केंद्र और राज्य सरकार तो है ही, साथ में तीसरे स्तर की सरकार भी जो है यहाँ काम करती है। This community government is elected by people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking। वो कौन सा है, वो है सामुदायिक सरकार, कम्युनिटी गवर्नमेंट काम करती है। केंद्र और राज्य सरकार के अलावा वहां जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट भी है, सिर्फ सेंट्रल या स्टेट में गवर्नमेंट नहीं है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, जो कि एक ही भाषा के बोलने वाले लोगों के द्वारा जो है, लोगों की जो कम्युनिटी है उसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। जैसे डच भाषी बोलने वाले डच है, फ्रेंच या जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहे वे जहां भी रह रहे हो। ठीक है, नो मैटर वेयर दे लिव, मायने नहीं रखता है कि वे कहाँ रह रहे हैं और कहाँ नहीं रह रहे हैं। यहाँ देखते हैं, नो मैटर वेयर दे लिव, कहीं भी रह रहे हैं, वे जो है अपना एक कम्युनिटी गवर्नमेंट रखेंगे, वहां पर बैठाएंगे, वे चुनाव करेंगे, सुनते हैं। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। ये जो कम्युनिटी सरकार है, सामुदायिक गवर्नमेंट है, सामुदायिक सरकार है, कम्युनिटी गवर्नमेंट है, इस सरकार के पास जो है सांस्कृतिक, जो इसके पास ये जो कल्चरल, एजुकेशनल, ठीक है, एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू से संबंधित जो है पावर होता है। यानी ये सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने के अधिकारी हैं, ये वहां फैसला ले सकते हैं। यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपको थोड़ा बेल्जियम का मॉडल जो है कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, जटिल लग रहा होगा कि यार इतना जटिल वहां का मॉडल तैयार किया गया। इट इंडीड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सही में
वास्तव में निश्चित रूप से कहा जाएगा कि यह एक कॉम्प्लिकेटेड है, यह एक जटिल व्यवस्था है। इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम, खुद जो बेल्जियम में रहने वाले लोग हैं, जो बेल्जियम में निवास करते हैं, उनके लिए भी एक कॉम्प्लिकेटेड है। सिर्फ आपको पढ़ने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ऐसा नहीं समझें, उनके लिए भी खुद ये कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा जटिल। बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार, लेकिन यह जो व्यवस्था है बेहद सफल रही, लंबे दिनों तक चलने वाली व्यवस्था रही। दे हेल्प टू अवॉइड सिविल स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज एंड a possible division of the country on linguistic lines। इससे मुल्क में कभी गृह युद्ध की आशंका नहीं रही, उसमें विराम लग गया एकदम कि कुछ नहीं हो सकता, गृह युद्ध होगा ही नहीं, मतभेद हो तब तो गृह युद्ध हो। और वहां पे भाषा के आधार पे जो दो टुकड़े बटे हुए थे, उस आधार पे जो है, जो दो कम्युनिटीज है, जो मेजर कम्युनिटीज है, उसमें बंटवारे की भी बात नहीं हुई कि बेल्जियम का कभी भविष्य में क्या होगा, वो बंटवारा हो सकता है भाषाई आधार पर। तो इस तरह के इन चीजों पर जो है वहां रोक लग गया इस मॉडल से। When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarters। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया, तो उस समय जो है, जब मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन बनाने का जब उन्होंने फैसला लिया, तो उस समय वहां पे जो ब्रुसेल्स है उसको हेडक्वार्टर के रूप में जो है, मुख्यालय के रूप में चुना गया। ठीक है, उसके बाद आइए, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। गाइज, बेल्जियम और श्रीलंका की जो दो कहानियां हम लोगों ने पढ़ा, इससे आपको क्या सीखने को मिला, हम लोगों को इससे क्या शिक्षा मिलती है, इसकी बात करें। बोथ आर डेमोक्रेसीज, दोनों जगहों पे जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं रही हैं। एट दे dealt with the question of power sharing differently, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से जो है उसको सॉल्व करने का प्रयास किया, अलग अलग तरीके से उससे निपटने का प्रयास किया दोनों देशों ने। इन बेल्जियम the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feeling and interest of different communities and regions। बेल्जियम के नेताओं को ऐसा लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। जो भी अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, जिस भी प्रकार के लोग हैं, उनकी फीलिंग्स को समझना होगा, उनके इंटरेस्ट को समझना होगा, है ना। उन क्षेत्रों के अलग अलग लोगों के, अलग अलग समुदाय के लोगों के, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के इंटरेस्ट को समझना होगा, फीलिंग को समझना होगा, तभी जाके जो हम नेशन को यूनाइट कर सकते हैं। नहीं तो लोगों में अविश्वास, असंतोष जैसे ही पैदा होगा तो फिर यूनाइट करना संभव नहीं है। Such a realization resulted in mutually acceptable arrangement for sharing powers। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। जो वहां पे दो थे, फ्रेंच और डचवासी। श्रीलंका shows us a contrasting example, और श्रीलंका की बात की जाए तो सीधे इसका उल्टा उदाहरण जो है श्रीलंका में दिखाई दिया हम लोगों को। ये सीधे उल्टा एग्जाम्पल हमको दिखाई दिया, उसको तो किसी की भावना का कोई ख्याल ही नहीं रहा। इट शोज अस दैट इफ अ मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर्स एंड रिफ्यूज टू शेयर पावर, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री।
इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरे पर प्रभुत्व कायम करने का प्रयास करे और सत्ता में जो है उसको हिस्सेदारी ना देने की फैसला करता है, तो इससे देश की एकता इस संकट में पड़ सकती है। इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ कंट्री, कि भाई आप बहुसंख्यवाद के हिसाब से मेजोरिटी कम्युनिटी जो है वो चाहे कि अरे हम जो चाहेंगे वही होंगे, वो फोर्स अप्लाई करे और दूसरे के हक अधिकार को रिफ्यूज करे, उसकी बातों को ना समझे, उसके भावनाओं को ना समझे, जो कि माइनर कम्युनिटीज हैं जिनकी संख्या अधिक नहीं है, तो फिर इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री, इससे देश की जो एकता है वो संकट में पड़ सकती है। इस तरह की बातें हो सकती हैं। ये चीजें हमको सीखने को मिली इन दोनों देशों के एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद से हमको लगा। यहाँ आप देख सकते हैं गाइज, एक कार्टून बना हुआ है, फाइन जर्मन इंजीनियरिंग, जर्मन गवर्नमेंट की एक कार्टून बनी हुई है। बाई तरफ जो ये जो कार्टून है इसमें आप देख सकते हैं, इसमें एक समस्या को संकेत किया गया है। वहाँ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नामक दो बड़ी पार्टियों की गठबंधन की सरकार है वहाँ पे। ऐतिहासिक रूप से ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी रहीं, लेकिन सन 2005 के चुनाव में इन दोनों में से किसी को अपने बूते सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला। ठीक है, जर्मन में जब बहुमत नहीं मिला, दोनों को एक दूसरे अपने अपने बलबूते सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं मिला, तो फिर उन्होंने गठबंधन कर लिया और गठबंधन करके जो सरकार बनानी पड़ी। दोनों दल जो वहां पे क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये दोनों दल जो है नीतिगत मामलों पे अलग अलग पक्ष लेते हैं, फिर भी वह साथ मिलकर जो सरकार चला रहे हैं। गाइस देख रहे हैं, एक गाड़ी है, उसके दो हैंडल और दो ड्राइवर होंगे, है ना। तो इस